Very sweet and charming good morning to all of you, my UP बोर्ड स्टूडेंट्स 2021 10 और 12 के सभी स्टूडेंटों को एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर की तरफ से सुबह का नमस्ते। अगला वीडियो बायोलॉजी से रिलेटेड मैं लेके आ गया हूँ, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। ये 6, 7 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग अच्छी तरह से इसका अध्ययन करिए। अब मैं बराबर बता रहा हूँ कि समय का अभाव है। समय के अभाव के कारण मैं कॉपी पर लिख लिख के समझा के आप लोगों को बता रहा हूँ, बट जैसे ही एग्ज़ाम का समापन होता है एक एक टॉपिक की क्लेरिफिकेशन मैं आपको दूंगा। मैं बार बार आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम को देते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आते हैं तुरंत अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन आएगा बेटा आप लोगों में, हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर बताना। तो मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि कोई अंतर पूछा जाएगा तो आप जो है कम से कम 3-4 पॉइंट आपको देने होते हैं। अब अंतर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हार्मोन्स के बारे में पूछ ले या एंजाइम के बारे में पूछ ले, और या दोनों का अंतर पूछ ले। तो इसलिए अंतर मैं बता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन इससे आपके क्लियर होते हैं। हार्मोन्स के बारे में पूछेगा तो हार्मोन्स के बारे में आपको बताना है, एंजाइम के बारे में पूछेगा तो एंजाइम के बारे में बताना है, और अगर दोनों का अंतर पूछेगा तो आप अंतर लिख दीजिएगा। तो हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स तो ये प्रायः प्रोटीन अमीनो अम्ल स्ट्राइक्ड होते हैं, अमीनो अम्ल स्ट्राइक्ड होते हैं। दूसरा, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से संचारित होते हैं। अंतःस्रावी मतलब अंदर की जो ग्रंथियां होती हैं, अंतः मीन्स अंदर की ग्रंथियों से संचारित होते हैं। तीसरा है, ये शरीर के विभिन्न अंगों में बनते हैं। ठीक है। चौथा है, ये पाचन की क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पाचन की क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। और पांचवा है, इनका अणुभार कम होता है। अब आपको ये 5 पॉइंट मिल गए। इसी का जस्ट उल्टा जो है एंजाइम के बारे में होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पहला। दूसरा हो गया, ये बाह्य ग्रंथियों से संचारित होते हैं। वहाँ क्या था, अंतः ग्रंथियों में, तो ये बाह्य ग्रंथियों में संचारित होते हैं। ये शरीर के मुख्य अंगों में बनते हैं। ये पाचन की क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसका अणुभार अधिक होता है। आप देख लीजिएगा, हार्मोन्स और एंजाइम्स का जस्ट उल्टा होता है। अगर एंजाइम पूछा जाएगा तो आपको एंजाइम लिखना है, हार्मोन्स पूछा जाएगा तो हार्मोन्स लिखना है, अगर हार्मोन्स एंजाइम दोनों पूछा जाता है तो आपको दोनों लिखना है। ठीक है, इससे आपके 2 नंबर क्लियर होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण एवं अनऑक्सीकरण की क्रिया में अंतर। सेम वही चीज इस पे भी लागू होती है। मैंने बताया कि 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट आपको देना होता है। तो सबसे पहले हमने ऑक्सी लिख दिया है, ऑक्सी OXI। ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया, इसमें ऑक्सीजन होती है, पहला पॉइंट। इसमें ग्लूकोज प्रवाहित होता है, दूसरा पॉइंट। इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है। इसमें 38 ATP बनते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या स्थित होती है। इसके एक अणु में 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इतना ध्यान रखिएगा कि हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ पर होती है, तो आपको बताना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें कितने ATP बनते हैं तो आपको बताना है 38 होते हैं। इसमें कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है तो आपको बताना है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है। ठीक है, अब हम उसी तरीके से अनऑक्सीकरण की क्रिया डाल देंगे हेडिंग। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज प्रवाहित नहीं होता है। इसमें CO2 यानी कम निकलती, उसमें ज़्यादा निकलती थी। और इसमें 2 ATP बनते हैं। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके एक अणु में 21 DCl होती है, या क्या होती है, ऊर्जा। क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो इस तरह से आपको हाई स्कूल का एग्जाम देना है, इंटर का एग्जाम देना है, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। जो जो टिप्स या जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, उसके ऊपर वो अनुसरण करिए, फॉलो करिए। 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और आप लिखने में सक्षम भी हो जाएंगे, नंबर भी अच्छे गेन होंगे।
अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में, जो ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में, तो ग्रंथियों के बारे में लिखना होता है। ग्रंथियां आप लोगों को मालूम होगा बेटा, नहीं मालूम है तो ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक अंतःस्रावी जो अंदर का स्राव करती हैं, और एक होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी बाहर स्राव करती है। ठीक है, दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। बट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो आपको कम से कम 2 4 5 ग्रंथियों के बारे में बताना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हम हेडिंग डाल देंगे। पीयूष ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? दिमाग में पाई जाती है। कहाँ? इससे ज़्यादा तो लोग जो होते हैं मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं अगर इस ग्रंथि में कोई दिक्कत होती है। जो हमारा माइंड होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम से मिल करके बना होता है, तो इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। पीनियल ग्रंथि के ये भी हमारे दिमाग में पाई जाती है, इससे आदमी अर्ध पागल हो जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, जिससे घेंघा नामक जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, ये भी गले में पाई जाती है, इससे क्या होता है गिल्टी वगैरह हमारे गले में निकलती हैं। थाइमस ग्रंथि जो होती है ये वक्ष में पाई जाती है। वक्ष मतलब समझ रहे होंगे, वक्ष मतलब आप छाती कह लीजिए या वक्ष कह लीजिए। तो इससे क्या, ये लड़कियों में ज़्यादातर क्या होती ही है, स्तनों का बढ़ना या घटना जो भी है, ये इससे संबंधित चीज़ें होती हैं। तो आपको याद रखना है। एड्रेनल ग्रंथि के बारे में, तो ये उदर संबंधित होती है, यानी कि पेट में पाई जाती है, पेट में पाई जाती है। और इस ग्रंथि में कोई अगर विकार होता है तो हमारे पेट संबंधी रोग क्रिएट हो जाते हैं, तमाम सारी दिक्कतें हमारे अंदर आने लगती हैं। तो बच्चा लोगों, आप लोगों को अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में यहाँ हमने 6 ग्रंथियाँ बता दी हैं। इन ग्रंथियों से संबंधित 1 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या पूरी ग्रंथियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप लोग लिखाइएगा, टेंशन न करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दांतों का वर्गीकरण कीजिए या उसके बारे में बताइए। तो आपको थोड़ा सा लिखना है, मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं? 2 बार। दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी दांत जो हमेशा रहता है, और एक होता है अस्थायी दांत, जिसे दूध वगैरह के दांत कुछ दिन के लिए निकलते हैं, इसके बाद में क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और 8 साल की अवस्था के बाद में अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, अस्थायी दांत 8 वर्ष से निकलते हैं और ये संपूर्ण जीवन रहते हैं, ना बुढ़ापा जब तक नहीं आता है तब तक ये दांत हमारे रहते हैं। इनकी संख्या 32 लास्ट की संख्या होती है, और यह इससे कम भी होती है, किसी की में 28 है, 30 है, और इससे कम भी होती है, यानी तो लास्ट पॉइंट हमारा 32 संख्या इसकी होती है। अब हम बात कर लेते हैं अस्थायी दांत के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है, 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कृंतक दांत, ये 2 जोड़ी होते हैं, जोड़ी का मतलब समझ ही रहे होंगे, यानी कि 2 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 4 दांत हमारे क्या होते हैं, कृंतक दांत, जिसका काम होता है काटने के लिए, ये किसी चीज को काटने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरा होता है रदनक। रदनक 1 जोड़ी होते हैं, 1 जोड़ी का मतलब 1 गुणे 2 यानी कि 2 दांत, 2 दांत रदनक होते हैं। तो ये किसके लिए होते हैं, भोजन को पकड़ने के लिए। ठीक है, ये आगे ही होते हैं, भोजन को पकड़ने के लिए, रोटी वगैरह जैसे हम खाते हैं तो तुरंत पकड़ने का काम ये करते हैं। अग्र चवर्णक, ये भी 2 जोड़ी होते हैं, 2 दूनी 4, 4 दांत होते हैं। ये अग्र माने आगे, चवर्णक में आगे से जो चबाने की क्रिया होती है या किसी चीज को पीसने की क्रिया होती है, उसे हम अग्र चवर्णक दांत कहते हैं। और फिर आगे है आपका चवर्णक दांत, ये 3 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं, यानी कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, कुल मिलाकर के हो गए आपके 6। पीछे ये जो क्या है, चवर्णक, ये पीछे से चबाने की क्रिया को करते हैं। इस तरह से ये दांत से संबंधित पूरा रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दांत कब से कब तक होते हैं, अस्थायी और अस्थायी 2 संख्या होती है, और इन दांतों की संख्या कितनी होती है, रुदनक कितने होते हैं, कृंतक कितने होते हैं, अग्र चवर्णक कितने होते हैं, चवर्णक कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन अगला है बेटा, आप लोगों को ध्यान रखना है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर पूछा जाएगा। स्वपरागण और परपरागण में अंतर पूछा जाएगा हाई स्कूल के स्तर से। तो स्वपरागण में हम, वही मैंने बताया पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, कम से कम 4 अंतर आपको देना होता है। तो स्वपरागण ये कैसे होता है, ये जो फूलों में जो होता है, तो ये किसके साथ होता है, पुष्प द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब आप समझ रहे होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, मेल और फीमेल वो जो आप जान रहे होगे। तो पुष्प द्विलिंगी होता है। दूसरे पॉइंट में आपको देना है, इसमें नर और मादा, अभी मैंने बताया मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों होते हैं। इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर होता है।
कुछ पौधों के पुष्प हमेशा बंद होते हैं, इतना याद रहेगा आपको। फिर आप हेडिंग डाल देंगे, पर परागण 4 पॉइंट इसमें भी दे देना है। तो अभी आपने बताया है स्वपरागण में कि पुष्प द्विलिंगी होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, पुष्प द्विलिंगी नहीं होते हैं या नहीं होता है। नंबर 2 में इसमें कोई नर, एक नर होगा अथवा मादा होती है, एक नर और एक, या अगर नर है तो नर है या मादा होती है। तीसरे में इसमें पुंकेसर एवं जायांग होते हैं, पुंकेसर और जायांग होते हैं। चौथे में इसमें सभी पौधों के फूल खिले होते हैं, ठीक है, जो भी बर्ड्स होंगी वो ब्लूम हो जाएंगी, कलियां जो होंगी वो खिल जाती हैं, फूल खिले होते हैं। और इसमें क्या था, फूल जो होते खिले नहीं होते, बंद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। अब हमको एक क्वेश्चन आपको और बताना है, यकृत के प्रमुख कार्य, के प्रमुख कार्य, यकृत के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना, या कार्यों का, ऐसे लिख देते हैं, वर्णन करना पूछा जाएगा, वर्णन, यकृत के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग पड़ेगी यकृत, ठीक है। अब यकृत में हम क्या करेंगे, यकृत में, यकृत को थोड़ा सा लिख देंगे, यकृत को लीवर, LIVER अंग्रेजी में लीवर, या कलेजा, या जिगर, जिगर भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, यकृत को लीवर, कलेजा या जिगर भी कहते हैं। इससे हिपेरिन, हिपेरिन नामक पदार्थ निकलता है। कौन सा पदार्थ निकलेगा, पदार्थ निकलता है। तो याद रखिएगा, यकृत कौन सा पदार्थ देता है, हिपेरिन निकलता है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं, याद रहेगा, निम्नलिखित हैं, यानी उसके कार्य आपको देना है कि यकृत करता क्या, ज़्यादा नहीं देना है, निम्नलिखित हैं। बस आपका 2-3 नंबर में पूछा जाएगा। तो नंबर 1 आप डाल देते हैं, यकृत से पित्त निर्माण होता है। क्या होता है, पित्त निर्माण होता है, निर्माण होता है, यकृत से क्या होगा, पित्त निर्माण होता है, ठीक है। अब नंबर 2 डाल देंगे, यकृत से पेप्टोन, पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, यकृत, रक्त लिख दीजिए, चाहे ब्लड लिख दीजिए, चाहे खून लिख दीजिए, एक ही चीज है, रक्त का संचार करता है, हाँ, कुछ रक्त का संचार यकृत भी करता है। फिर अगला पॉइंट आप दे दीजिएगा, यकृत आरबीसी की फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो लिख दे रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का संचय करता है, अगले में यकृत ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर अगला, यकृत मलमूत्र तो समझ ही रहे होंगे, लैट्रिन और टॉयलेट वगैरह, मलमूत्र को यहाँ काट देते हैं, अमीनो अम्ल को मलमूत्र में परिवर्तित करता है, करता है, ठीक है। बस ये 5-6 कार्य आपको वहाँ पर दे देना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यकृत के कार्य के बारे में पूछा जाएगा। तो हाँ, रही बात फिगर की, हो सकता है फिगर भी पूछ ले, चित्र इस द्वारा स्पष्टीकरण पूछे, तो आप लोग टेंशन न करिएगा, चित्र भी अगली वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, चित्र यकृत से संबंधित और
नर जननांग और मादा जननांग के संदर्भ में भी मैं चित्र आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन न करिए, पढ़ाई करते रहिए। यकृत के कार्य, स्वपरागण एवं परपरागण के अंतरों के बारे में स्पष्ट जानकारी रख लीजिए। और शिवा में अंतर, यह ऐसे आ सकता है, धमनी एवं शिरा में अंतर लिखिए। तो धमनी हम पहले डालेंगे हेडिंग, धमनी के अंदर कम से कम 4-4 पॉइंट आपको देना है। तो धमनी में पहला पॉइंट 4-4 या 5-5 जो भी हो सके आपको देना है। तो धमनी में रक्त मतलब ब्लड, खून जो है दिल से अंगों की तरफ, यानी जो अंग होते हैं उनकी तरफ बहता है। दूसरा पॉइंट में धमनी में दिल की धड़कन से खून रुककर बहता है। दूसरे पॉइंट में धमनी में दिल की धड़कन से खून रुककर बहता है। तीसरे पॉइंट पर आ जाएंगे, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। चौथे पॉइंट पर धमनी की गुहा चौड़ी होती है। और पांचवें में यह खाली होने पर पिचकती नहीं है। धमनी जो होती है खाली अगर होगी तो ये पिचकेगी नहीं। इसी तरह से हम शिरा पे आ जाते हैं। शिरा में भी इसी का जस्ट उल्टा होता है। शिरा में क्या होगा, शिरा में रक्त अंगों से दिल की तरफ बहता है। उसमें क्या था, दिल से अंगों की तरफ बहता था, और इसमें क्या होता है, अंगों से दिल की तरफ बहता है। नंबर 2 पॉइंट, शिरा में रक्त एक तरफ से बहता है। नंबर 3, शिरा की दीवारें पतली होती हैं। नंबर 4, शिरा की गुहा पतली होती है। यहाँ आप देख लीजिए, दीवारें मोटी होती हैं, गुहा चौड़ी होती है, तो इसी का उल्टा होता है। नंबर 5 पे, यह खाली होने पर पिचकती नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जैव विकास के संदर्भ में लैमार्कवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जीवों के विकास, या हम ऐसे लिख देते हैं जीव विकास, या और दूसरी भाषा में लिखें तो जीवन के विकास के संबंध में फ्रांस के वैज्ञानिक, नाम याद रखिएगा, लैमार्क, इनका जन्म 1444 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी जो है 1829 में हुई थी। ब्रैकेट में मैंने कर दिया है, हो सकता है 1-2 नंबर में पूछा जाए कि जैव विकास का जो सिद्धांत दिया लैमार्क ने, उनका जन्म और मृत्यु के बारे में, या वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आपको ध्यान रखना है। ने एक सिद्धांत दिया जिसकी व्याख्या हम आपको एक तरीका बताते हैं, उस तरीके से हम कर सकते हैं। और तरीका क्या है, बहुत सुंदर और इलाबोरेट तरीका आपके सामने। एक लाइन याद रखना है यार, आप उलझे ना, सूत्र हमने बना दिया है, आप उलझे ना। इन्होंने कहा कि आ से देखो, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग, समझ रहे हैं, ये हेडिंग आपकी निकल के आ गई। इन्होंने अंगों के उपयोग और उसके अनुपयोग पर ज्यादा बल दिया है। पा आ गया, पा से हो गया पारस्परिक निर्भरता, ठीक है, पारस्परिक मींस आपस में एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता होता है, डिपेंडेंसिप होती है उसके ऊपर। उसे है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति। फिर है लक्षण आनुवांशिक होते हैं, लक्षण जो भी होंगे वो आनुवांशिक होते। इन्होंने कहा है जैव विकास, हालांकि ये सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, लेकिन आपका कोर्स कोई बहुत लेंदी नहीं है, बहुत 10-20 पन्ना आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, तो हम मेन चीजें आपको बता दे रहे हैं। अब झा आ गया, तो यानी कि झंझावात की सोच, यानी फालतू की सोच से बच न करना। और इसका जो प्रभाव होता है, ये किसका प्रभाव होता है जैव विकास में, वातावरण का प्रभाव होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटमोस्फेयर, आर वी कैन से इन अदर वर्ड द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट भी हम कह सकते हैं, इसका प्रभाव होता है। और फालतू की चीजों पर इस पे बल नहीं दिया जाता है। ना से इस सिद्धांत ने बताया नई नई तकनीकों के प्रयोग पर नकारात्मकता का विचार, मतलब कोई भी नई नई जो टेक्निक जो निकलती हैं उसमें इन्होंने कहा कि ये सब फालतू की चीजें हैं, नई नई तकनीकों का इन्होंने नहीं माना है, मतलब इसको नकार दिया है, नकारात्मकता पर बल दिया है, यानी कि निगेटिव पॉइंट बताया है इसके बारे में। तो आपके पास ये हेडिंग है, हेडिंग एक सूत्र है, आप उलझे ना, इस तरह से आप सारी हेडिंग निकाल लेंगे और एक एक लाइन 2-2 लाइन आप लिखाएंगे। अगर आप
ज़्यादा विस्तृत ना कर सकें तो कम से कम हेडिंग और जो मैंने बताया ऊपर थोड़ा सा लिख के और हेडिंग ही कराएंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2.5 नंबर आपको निसंदेह मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रभावी, ये 100% आना है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों पर प्रकाश डालना। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों पर प्रकाश डालने के संदर्भ में आएगा। तो प्रभावी हम लिखते हैं, अभी मैंने बताया कि धमनी और सिरा का अंतर जिस तरह से बताया था उसी तरह से 2 हेडिंग पड़ेंगी, एक प्रभावी, तो कम से कम 4 प्रभावी लक्षण आप बता दीजिए और 4 जो है अप्रभावी लक्षण बताना है। तो प्रभावी लक्षण में हम क्या लिखेंगे, दूसरे कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरे कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2 में जीन्स का प्रभाव होता है। नंबर 3 में रूप रंग वेशभूषा का प्रभाव पड़ता है। ये सब क्या है, प्रभाव डालते हैं, प्रभावी लक्षण हैं। नंबर 4 में सभी चीजों में लगभग परिवर्तन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण के बारे में आपको इसका उल्टा लिखना है, यानी कि दूसरे कारक का प्रभाव पड़ता है। यहाँ क्या था, नहीं पड़ता है, तो आपको क्या लिखना है, पड़ता है। जीन्स का प्रभाव यहाँ क्या है, होता है, तो आपको लिखना है जीन्स का प्रभाव नहीं होता है। अब तीसरी हेडिंग थी रूप रंग वेशभूषा का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूप रंग वेशभूषा का प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथी में हो जाएगा हर वस्तुओं, चाहे वस्तुओं कह लीजिए या चीज़ों कह लीजिए, चीज़ों में, गुणों में, या ना करिए तो गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में आएगा, उन लक्षणों में आप 4 प्रभावी और 4 जो है अप्रभावी लक्षण को लिख के आएंगे एग्जाम में, निसंदेह आपको मार्क्स मिलेंगे और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा जैव विकास। अभी हो सकता है कि एग्जाम में जैव विकास के संदर्भ में डार्विनवाद के बारे में पूछ ले कि डार्विनवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या डार्विनवाद के बारे में बताइए, या चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया इसके बारे में बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, चार्ल्स डार्विन ये 1809 और 1882, यानी कि जन्म इनका 1809 में हुआ है और 1882 में ये इनकी मृत्यु हुई है। एक अंग्रेज जीव वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक को समझ रहे हो, जीव विज्ञान से संबंधित थे। इन्होंने जैव विकास के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसकी व्याख्या निम्न सूत्र से की जा सकती है। ठीक है, और एग्जाम में मैंने बताया है पिछले सारे वीडियो में कि एग्जाम में सूत्र आप मत लिखिएगा, आप अपने दिमाग में रखिएगा। सूत्र का मतलब होता है टेक्निक, और जब आपको टेक्निक मालूम होगी हेडिंग निकल आएगी, हेडिंग में आप विस्तार करते रहिएगा। तो यहाँ पर सूत्र मैंने बना दिया, आप का नया जीवन है, इतना तो याद हो सकता है, आप का नया जीवन है। पहला आ से आदर्श जीवन जीने के लिए संघर्ष जरूरी है। इस सिद्धांत ने, डार्विनवाद ने जैव विकास के संदर्भ में बताया कि अगर हमें जीवन जीना है, आदर्श जीना है, तो हमारे लाइफ में स्ट्रगल जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। प्रा मतलब प्रकृति पर आधारित हमारा जीवन है, यानी हमारा जो जीवन है ये प्रकृति पर आधारित है। क से है कर्म ही उत्तम है, कर्म को प्रधानता दिया है। न से है नई जातियों को उत्पन्न करने की सोच विकसित करना। या से है योग्य एवं अनुकूल वातावरण। जा से है जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, वह से है विभिन्नताएं, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बताना है। बट अगर आप, मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये सूत्र याद कर लेंगे, हेडिंग भी आप लिखाएंगे कि 2 ही 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, हेडिंग लिखाएंगे तो एग्जामर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको नंबर न दे। कम से कम हेडिंग ही